तो स्टार्ट करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कॉची गॉर्सेट थ्योरम। तो देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या कहता है और इसका प्रूफ क्या होता है, हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या है हमारा, देखिए क्या है कि if a function fz is analytic and single valued on a simple closed contour c, then integration over c fz dz is equal to 0। मतलब कि इसका स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि हमारे पास में एक फंक्शन है क्या एफ जेड, वो क्या है हमारा एनालिटिक है एंड सिंगल वैल्यूड है। किस पर? कोई भी एक हमारा सिंपल क्लोज्ड कंटूर है उस पर। देन हमारा जो इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड डी जेड की जो वैल्यू है वो क्या है, इज इक्वल टू 0 है। ये तो इसका कॉची-कॉर्सेट थ्योरम का स्टेटमेंट था। अब देखते हैं इसका अनदर स्टेटमेंट क्या कहता है। कभी कभार पेपर में ऐसे भी पूछ लेता है हमारा कि स्टेट एंड प्रूफ कॉची फंडामेंटल थ्योरम या फिर स्टेट एंड प्रूफ कॉची गॉसेट थ्योरम। तो हमें ये स्टेटमेंट को याद कर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग, जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट था उसमें दो वर्ड आए हुए हैं। तो पहला क्या है, एनालिटिक है, एंड दूसरा वर्ड क्या है, सिंगल वैल्यूड है। अब अगर आप लोग को यही नहीं पता कि एनालिटिक क्या होता है एंड सिंगल वैल्यूड क्या है, तो मैं चाहे पूरा पढ़ा के या फिर प्रेजेंट चले जाऊं, फिर भी आप लोग नहीं समझ पाएंगे क्या है। मैं इसको बेसिक से समझाती हूँ, समझाने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी, बट फिर भी समझ लीजिए आप क्या होता है। तो देखिए एनालिटिक क्या होता है, हमारे पास में लिखा हुआ है आगे कि अगर कोई फंक्शन है वो क्या हो, सिंगल वैल्यूड हो एंड डिफरेंशिएबल हो एट द पॉइंट जेड नॉट। मतलब तो कि डिफरेंशिएबल हो और सिंगल वैल्यूड हो, तो वो क्या होता है, एनालिटिक होता है फंक्शन। ठीक है, एंड सिंगल वैल्यूड क्या होता है, तो सिंगल वैल्यूड के लिए सबसे सिंपल सा एग्जांपल मैं लेती हूँ। अगर चलिए मैंने मान लिया कि कोई फंक्शन है हमारा क्या एफ एन, और वो क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या है, जेड स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे मैंने जेड की जगह पे क्या रखा, टू रखा। ठीक है, तो जब जेड की जगह पे टू रखा तो मुझे डब्ल्यू में एक सिंपल सा रिजल्ट क्या मिला, 4 मिला। इसकी जगह पे मुझे 1 2 3 कुछ भी तो नहीं मिला ना, क्या मिला, सिर्फ 4 मिल रहा है ना। तो इसके लिए मैं ये कह सकती हूँ ना कि if each value of z there correspond one only one value of w, then w is a single valued। इसका मतलब क्या हुआ, w के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू आई, इसलिए ये क्या हुआ, सिंगल वैल्यूड हुआ। इसी प्रकार से एक और होता है, इसमें मैंने लिखा नहीं है, मेंशन नहीं किया, बट ये क्या, जैसे कि सिंगल वैल्यूड, इसी प्रकार से क्या होता है, मल्टी वैल्यूड होता है। तो मल्टी वैल्यूड क्या होता है, जैसे कि इसमें क्या आया था कि वन एंड ओनली वन वैल्यू है ना, इसमें क्या था, सिर्फ एक ही वैल्यू आती है। तो इस मल्टी वैल्यूड में क्या होता है, मोर देन वन वैल्यू आती है। उस फंक्शन की एक से ज्यादा वैल्यूज आती हैं, वो टू भी हो सकती है, थ्री, फोर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो आई होप समझ में आया तो कि एनालिटिक क्या होता है एंड सिंगल वैल्यूड क्या होता है। तो आते हैं अब हम लोग प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ में आने से पहले हम लोग दो लेमा को देखेंगे। इन लेमा का यूज हमारा प्रूफ में आगे होगा, तो बेहतर होगा कि हम लोग पहले इन लेमास को लिख लेते हैं, और जहाँ कहीं भी आगे यूज होगा तो हम लोग सिर्फ इतना लिख देंगे कि बाय लेमा 1 एंड बाय लेमा 2। ये पहले से ही प्रूफ चीजें हैं, बस हम लोग इसे समझते हैं कि होती क्या है, हमें जानना जरूरी है। ठीक है, तो देखो पहले लेमा को हम लोग कहते हैं गॉर्सेट लेमा। ये क्या बोल रहा है, पहले मैं इसे रीड कर देती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्या बोल रहा है। तो लेमा 1 क्या है, लेट एफ जेड बी एनालिटिक विद इन एंड ऑन कॉन्टूर सी। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, देखिए कि देन फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू डिवाइड द रीजन इनसाइड सी into number of meshes either complete squares cn और partial squares dm। देखो इसमें क्या बोल रहा है, एक सेकंड बना के, इसमें ये बोल रहा है अगर कोई भी हमारे पास में क्लोज्ड कॉन्टूर है ना, ये हमारा कोई भी क्लोज्ड कॉन्टूर हो जाता है, तो किसी भी एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हम लोग इस कॉन्टूर के अंदर का जो हमारा रीजन होगा ना, उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते हैं, दो प्रकार से। मे बी शायद ठीक से ना बन रहा हो मेरा स्क्रीन में, बट जो स्क्वायर्स होते हैं उनकी जो साइड्स होती हैं, चार साइड इक्वल होती हैं, ये ध्यान रखिएगा बस आप लोग। देखो जैसे कि कोई भी क्लोज्ड कॉन्टूर हो गया, उसके अंदर के रीजन को हम लोगों ने क्या किया, डिवाइड कर दिया। किस प्रकार से, दो प्रकार से डिवाइड किया। ये जो ऑरेंज कलर के पेन आपको दिखा रही हूँ, ये क्या है, कंप्लीट स्क्वायर्स है, जिसे मैंने क्या नाम दिया, सी एन बोला है आगे। और जो हमारे ये
जो बाउंड्री से लग के बने ना, तब गड़बड़। एक सेकंड, हाँ देखो, ये जो बाउंड्री से लगकर बने ना, जो ऑरेंज कलर का दिखा रहे, तीन साइड से तो ये लाइन से बने हैं, बट एक साइड से क्या बन रहे हैं, ये बाउंड्री से लग के बन रहे हैं ना स्क्वायर्स, तो ये क्या होंगे, इनको मैंने नाम दिया है पार्शियल स्क्वायर। पार्शियल स्क्वायर्स कहते हैं, जिसे डिनोट किया है कैसे, डी एम से डिनोट किया है ना। इतना बोला है इसमें, और इसके आगे क्या बोला है देखो, such that within each mesh there exists a point such that, मतलब देखो इस मतलब ये जो मैशेस बने हैं ना, इनमें पॉइंट होगा हमारा, प्रत्येक मैशेस में एक पॉइंट होगा z नॉट। वो किस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा, वो इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा हमारा, ये देखो ये लिखा हुआ है कि मॉड ऑफ एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट ओवर जेड माइनस जेड नॉट माइनस एफ डैश जेड नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन। ये पहले से ही क्या है, हमारी प्रूफ की हुई चीजें हैं, बस हम लोग को पता है कि लेमा वन हमारा क्या बोल रहा है। कोई भी एक क्लोज्ड कॉन्टूर है, उसके अंदर के रीजन को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। वो कैसे डिवाइड होंगे, कंप्लीट स्क्वायर्स में और पार्शियल स्क्वायर्स में। जैसे कि अभी मैंने बताया, तो कंप्लीट को कैसे क्या नाम दिया हमने, सी एन नाम दे दिया, एंड पार्शियल्स को नाम दे दिया डीएम। और प्रत्येक मैश में हम लोग को एक पॉइंट होगा जेड नॉट, वो किस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा, वो इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा हमारे, है ना। और आगे बोला भी ये हुआ है इसमें कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ जेड इन द मैश, ओके। देखो ये मैंने डायग्राम भी बना दिया है, ये डायग्राम बनाया, ये अंदर वाले जो ब्लैक कलर के पेन से मार्क है, ये हमारे कंप्लीट इसे हमने क्या नाम दे दिया, सी एन नाम दिया है। और जो बाउंड्री से लग के बने हैं, ये पार्शियल होंगे, जिसे क्या नाम दे दिया मैंने, डी एम। तो बस हमारा लेमा वन यही कहता है। अब देखो लेमा टू क्या कहता है, हमारा जो लेमा टू है वो इतना खुल है कि किसी क्लोज्ड कर्व कॉन्टूर के अराउंड जो दो इंटीग्रेशन है ना हमारे, वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। वो कौन कौन से इंटीग्रेशन होते हैं, देखो वो होते हैं इंटीग्रेशन ओवर सी डी जेड एंड इंटीग्रेशन ओवर सी जेड डी जेड क्या हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं, या फिर इनकी वैल्यूज जो होंगी वो क्या होती हैं, इज इक्वल टू जीरो के होती हैं। ये हमारा क्या था, लेमा टू था, बहुत ही सिंपल था। अब आते हैं हम लोग प्रूफ ऑफ मेन थ्योरम में। तो देखो इन्हीं लेमास का आगे यूज होगा, तो थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग। स्टार्ट है, प्रूफ क्या है, वी नो लेमा वन एंड लेमा टू। हम लोग लेमा वन एंड लेमा टू से क्या जानते हैं, फ्रॉम एबव लेमा वन हम लोगों ने लेमा वन से क्या जाना कि कोई भी एक हमारा क्लोज्ड कॉन्टूर है, कोई भी क्लोज्ड कॉन्टूर सी है, उसके अंदर के रीजन को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। वो किस प्रकार से डिवाइड होंगे, टू टाइप से डिवाइड होंगे। पहला, ये जो अंदर वाले बनेंगे इनको हमने कंप्लीट नाम दे दिया, जिसे सी एन से डिनोट किया, एंड जो बाउंड्री से बनते हैं उन्हें नाम दे दिया हमने क्या, टी एम, मतलब पार्शियल वाले हो गए। यही बोला था, बस थ्योरी में आगे यही लिखा है इसमें। देखो इन ऑर्डर, देखो इसमें बोला है ना, फ्रॉम एबव लेमा वन इफ वी डिवाइड द इंटीरियर ऑफ सी इनटू कंप्लीट स्क्वायर, जिसे क्या नाम दिया, C1 C2 अप टू CN। अब हमारा जो कोई भी क्लोज्ड कॉन्टूर है उसके अंदर सिर्फ एक ही कंप्लीट स्क्वायर तो बन नहीं रहे हैं, काफी बन रहे हैं, मतलब बहुत सारे बन रहे हैं, इसलिए हमने क्या दे दिया इसका नाम कि C1 C2 C3 अप टू CN। एंड पार्शियल स्क्वायर्स को क्या किया है कि D1 D2 D3 अप टू DN, सॉरी M तक दिया। ठीक है, ये तो हमने लेमा वन से जो पता था हमें वही लिख दिया। अब देखो, अब हम लोग को क्या करना है, थोड़ा रिकॉल करिए आप कि हमारा स्टेटमेंट क्या कहता था कि इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड डी जेड की जो वैल्यू है वो क्या होगी, इज इक्वल टू जीरो, है ना। ये हमें फाइंड करना, प्रूफ करना है। तो इसके लिए क्या होगा हमें कि पूरे जो क्लोज्ड कॉन्टूर होगा उसके अराउंड हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन निकालना है ना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं टू इंटीग्रल्स को। और वो टू इंटीग्रल्स कौन कौन से होंगे, पहला तो इसके जो इसका क्लोज्ड कॉन्टूर है इसमें टू टाइप के हमारे बन रहे हैं ना स्क्वायर्स। पहला कंप्लीट के लिए करेंगे, निकालेंगे हम लोग, एंड दूसरे में पार्शियल के लिए निकालेंगे। इसलिए हम मैंने लिखा है कि इंटीग्रेशन ओवर सी आर एफ जेड डी जेड, जहाँ पे आर वेरी कर रहा है 1 अप टू n तक, एंड जो हमारा कंप्लीट पार्शियल के लिए है उसमें आर रन कर रहा है 1 अप टू m तक। ठीक है, तो इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो आगे लिखा भी हुआ है इसमें क्या,
कि वेयर द पाथ ऑफ एवरी इंटीग्रल्स इज टेकन एंटी क्लॉकवाइज, इनमें जो इंटीग्रल्स का जो पाथ है वो कैसे लिया है, पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया है। तो देखो आगे क्या बोला है, सो क्लियरली द सम ऑफ रिमेनिंग इंटीग्रल, मतलब अब क्या है, देखो हमको निकालना क्या था, पूरे क्लोज करके अराउंड हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना था। अभी हमने क्या किया, इसके अंदर के रीजन का लिखा सिर्फ, और इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया नाम है ना। तो जो बचेगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड डी जेड होगा। तो इस चीज को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के इक्वल लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या कर दिया, यही चीज इक्वेशन नंबर सेकंड में लिख दिया मैंने कि ये वाली चीज, मतलब इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड डी जेड की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के बराबर हो गई, है ना। अब देखो तो आगे थ्योरी है हमारी, वो थ्योरी में क्या बोलता है, बहुत ही सिंपल है, मैं इसको थोड़ा समराइज करती हूँ फिर थ्योरी पढ़ती हूँ कि क्या बोलता है। तो मैं देखो हमको क्या करना है कि हमको ये सेकेंड इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, दो स्क्वायर्स को कंसीडर करेंगे। वो स्क्वायर्स कुछ ऐसे बनेंगे, मे भी शायद ढंग से ना बन रहे हो, देखिएगा ठीक है। देखो दो स्क्वायर कंसीडर किया, जिसे क्या नाम दे दिया, ए बी सी डी एंड ये क्या हो गया हमारा ई। देखो इनके बीच की जो दोनों की साइड है ना, ये वाली साइड जो ग्रीन कलर में है, ये क्या है, हमारी कॉमन साइड है। तो यही बोला है कि हम लोग दो स्क्वायर्स को कंसीडर करेंगे जिनके बीच की जो साइड होगी ना सी डी, वो क्या होगी, कॉमन होगी। बट इसमें एक मेन चीज क्या है कि जो हमारे साइड सी डी है वो फर्स्ट स्क्वायर में किस प्रकार से डिस्क्राइब होगी, वो सी टू डी डिस्क्राइब होगी। एंड सेकेंड स्क्वायर में, फाइल इन द सेकेंड स्क्वायर, ये कैसे डिस्क्राइब होगी, ये होगी हमारी डी टू सी डिस्क्राइब। मतलब ये दोनों यहाँ पे दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर देंगे, पैरेलल आर्ग्यूमेंट, बस यही बोला है। तो जितने भी हमारे स्ट्रेट लाइन के अराउंड इंटीग्रल्स होंगे ना, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो देखो क्या बोला, मैं थ्योरी पढ़ती हूँ। देखो इन ऑर्डर टू प्रूव सेकेंड, in order to prove second, we consider, for example, any two squares ABCD and CEF with a common side CD, जिसमें common side क्या है, CD है, right? So जहाँ पे फर्स्ट स्क्वायर में CD साइड कैसे डिस्क्राइब है, C to D, जैसे बताया मैंने। while in the second square the same side कैसे डिस्क्राइब है, D to C. So therefore the two integrals along CD will cancel each other, दोनों को एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये कैंसिल आउट कर दे रहे हैं बाय पैरेलल आर्गुमेंट। सो ऑल द इंटीग्रल अलोंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट साइड ऑफ स्क्वायर गेट कैंसिल्ड। तो हमारे पास में बचेंगे कौन कौन से, हमारे पास में जो कर्व, जब जो तो हमारे बाउंड्री के साथ में बन रहे थे ना स्क्वायर्स, देखो अब ये कंप्लीट लिया हमने, दो स्क्वायर कंसीडर किया, तो इनके ये स्ट्रेट लाइन वाले तो हमारे जीरो हो जाएंगे। अब अगर यही चीज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये वाले दो स्क्वायर कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच की साइड जो है ना हमारी, ये वाले तो कॉमन है, बट ये दोनों क्या कंप्लीट स्क्वायर से नहीं है ना। एक हमारा ये जो है ये पार्शियल स्क्वायर है और पार्शियल स्क्वायर है, और ये क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है। तो ये दोनों मतलब इनमें, क्योंकि ये वाली साइड सिर्फ एक ही बार डिस्क्राइब, इसलिए जितने भी ये वाले बचेंगे तो ये क्या होंगे, मतलब बचेंगे, और इनका ही हमने निकालना है। और आगे बोला भी हुआ है इसमें कि so the integral along taken curved boundaries parallel squares because they are described only once, ये क्या है, सिर्फ एक ही बार डिस्क्राइब है। अब हमारे पास में क्या आता है, दो केसेस अराइज होते हैं, कौन सा, पहले हमको क्या निकालना है, कंप्लीट के लिए निकालेंगे, और दूसरे में निकालेंगे लोग पैरेलल पार्शियल के लिए, सॉरी ठीक है। देखो कंप्लीट के लिए निकालने के लिए हमको कंप्लीट स्क्वायर्स का लेमा वन से, केस फर्स्ट में क्या बोला, लेमा वन क्या बोल रहा था हमारा, ये बोल रहा है ना कि ये वाली वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन की होती है। हम लोग ये जानते हैं, हम लोग इसमें क्या जानते हैं कि एप्सिलॉन क्या है, इज ग्रेटर देन है, जो कि क्या पॉजिटिव वैल्यू हुई, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक छोटी पॉजिटिव स्मॉल वैल्यू कंसीडर करते हैं, वो जो कि क्या है, ईटा जेड, मॉड ऑफ ईटा जेड इज लेस देन एप्सिलॉन के है ना। तो देखो अब जो हमारी ये वाली वैल्यू है, जो कि पहले लेमा वन में हम लोगों ने जानी थी, कि ये वाली जो मैंने ब्लू पेन से किया, एंड हमने अभी कंसीडर क्या किया, ये वाली टर्म, तो ये दोनों ही वैल्यूज लेस देन एप्सिलॉन के हैं। सो एविडेंटली ये हो सकता है हमारे पास में कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो वही आगे किया है मैंने कि दैट इज दिस टर्म इज इक्वल टू दिस वाली टर्म, ठीक है। इतना कर दिया, एंड इतने के बाद मैंने थोड़ा सा एलसीएम, मतलब एलसीएम एलसीएम ले लिया और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर दिया, तो ये वाली इक्वेशन हमने मिल गई। अब देखो
थोड़ा सा और रिकॉल करो कि हम लोग को निकालना क्या था, इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड टी जेड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इज इक्वल टू 0, है ना। हमको प्रूफ करना है इसमें। तो हमको किससे मतलब है, हमको सिर्फ मतलब है एफ जेड से, इससे मतलब है ना, बाकी सब तो मतलब नहीं है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे कि इस वाली इक्वेशन में, जो ये वाली इक्वेशन है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया एंड इसमें एफजेड वाली टर्म को बस एलएचएस में रहने दिया, बाकी सभी टर्म्स को हमने क्या किया, आरएचएस में ट्रांसफर कर दिया, थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन किया, तो हमें ये वाली इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अब हमको क्या करना था कि कंप्लीट स्क्वायर्स के अराउंड निकालना है पहले, फिर पार्शियल स्क्वायर्स के अराउंड निकालना है। तो कंप्लीट के लिए जब निकालेंगे तो हम लोग क्या करते हैं कि तब इंटीग्रेशन लेते हैं कंप्लीट स्क्वायर्स के अराउंड। देखो इसमें क्या है, जेड भी आ रहा है और जेड नॉट भी आ रहा है, लेकिन हम लोग को पता है कि जो जेड है ना हमारा, जो z है ये हमारा वेरिएबल है, और जो z नॉट है ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो हम लोग z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए होगा ना ऐसा। तो वही चीज आगे लिखा है मैंने, देखो ये लिखा है कि इंटीग्रेशन हमने ले लिया, इंटीग्रेशन ओवर सी आर एफ जेड डी जेड, इसी प्रकार से राइट हैंड साइड में भी ले लिया। अब देखो जहां पर भी हमारा एफ जेड नॉट आएगा ना, वो कांस्टेंट होगा, उसे हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर लिख देते हैं। तो सेकेंड में क्या है हमारे पास में एफ जेड नॉट वैल्यू, तो एफ जेड नॉट होगी इंटीग्रेशन के बाहर लिख दिया एंड हमारे पास में आ गया इंटीग्रेशन ओवर सी आर डी जेड। और इसी प्रकार से जब हम थर्ड वाले टर्म में आते हैं तो इसमें क्या है, एफ जेड नॉट ये भी हमारी कांस्टेंट है, तो ये हमारी बाहर हो गई, और बाकी ये हमारा वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल जेड के साथ रहा। और थर्ड वाले में तो दोनों ही हमारे कांस्टेंट है, तो दोनों हमारे बाहर हो गए और इतना बच गया हमारा। अब देखो थोड़ा सा लेमा 2 को याद करो। लेमा 2 हमारा क्या बोला कि इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड डी जेड की वैल्यू एंड इंटीग्रेशन ओवर सी डी जेड की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 0 होती है। जबकि हमारी इक्वेशन है ना जो हमने अभी कंसीडर किया, तो इसमें देखो ये यहाँ से लेके ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों कि इसमें ये देखो इंटीग्रेशन ओवर सी आर dz आया, इसकी वैल्यू 0 एंड इसकी वैल्यू 0, इसी प्रकार से इसकी, मतलब ये पूरे की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 0 हो गई ना। तो हमारे राइट हैंड साइड में कितनी वैल्यू बची, सिर्फ ये वाली बची कि इंटीग्रेशन ओवर सी आर एफ जेड नॉट, सॉरी जेड माइनस जेड नॉट ईटा जेड इंटू डी जेड। तो देखो वही आगे लिख दिया मैंने कि देन इंटीग्रेशन ओवर सी आर एफ जेड माइनस ये वाली टर्म इतनी बच गई हमारी। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग मॉड्यूलस लेंगे दोनों साइड का, बोथ साइड का हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉड्यूलस लिया, मॉड्यूलस तो ले लिया। देखो किसी भी फंक्शन से अब अगर वो मॉड्यूलस पूरे में सेपरेट सेपरेट होता है तो हमारी इनइक्वालिटी आती है। कौन सी इनइक्वालिटी लगती है, देखो वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये होती है क्या कि मॉड ऑफ एक्स वाई इज लेस और इक्वल टू क्या हो जाता है, मॉड ऑफ एक्स इनटू मॉड ऑफ वाई, मतलब कि ये पूरे होल में था। जब ये सेपरेट हो गया तो इनके बीच का जो साइन है ना इक्वल का, ये क्या हो गया, लेस देन में, लेस देन और इक्वल टू में चेंज हो जाता है। तो यही क्या होता है, इनइक्वालिटी कहलाती है हमारी। ठीक है, तो उसी का यूज यहाँ पे किया है और इसे एक नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड दे दिया। इसमें मॉड्यूलस जो था, तो मॉड्यूलस को इसके मॉड को सेपरेट सेपरेट इन तीनों में कर दिया, और इसमें लेस देन इक्वल की जगह पे क्या आ गया, लेस देन और इक्वल टू का साइन आ गया, और ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अब हमको क्या करना है, देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड में हमें इन तीनों की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो इसमें रखेंगे, तब तो हमको ये इंटीग्रेशन कंप्लीट स्क्वायर्स के अराउंड। देखो तो इसके लिए हम लोग को सिर्फ इसमें सिर्फ एक चीज की वैल्यू पता है, वो किसकी, मॉड ऑफ ईटा जेड की वैल्यू हमने कंसीडर जो किया था लेस देन एप्सिलॉन, इसकी बस पता है। बाकी दोनों की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी, मतलब मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट की वैल्यू हमको फाइंड करनी है एंड मॉड ऑफ डी जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम लोगों ने देखो हम लोग क्या करते हैं, अगर जैसे कि मैंने नोट में लिखा है, देखो कोई भी एक स्क्वायर हमारा बनेगा वो ऐसे ही बनेगा ना, सही से नहीं बना पर देखिए ऐसे बनेगा। ए बी सी डी कोई भी एक स्क्वायर मैंने कंसीडर कर लिया, इनके बीच के जो एजेस है उसके मैंने ले लिया ये एल आर, ये भी क्या हो गई एल आर, दिस इज ऑल्सो एल आर एल आर। ठीक है, क्योंकि हमारी जो स्क्वायर्स होते हैं ना इनकी जो साइड्स होती हैं फोर साइड इक्वल होती है। अब हमने क्या किया कि ए में हमने एक पॉइंट ले लिया जेड और
क्या ले लिया, सी में एक पॉइंट जेड नॉट कंसीडर किया है। अब अगर इन दोनों के बीच में मैं एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा सम कोड बनेगा। तो इसे वही मैंने किया है थोड़ा सा कि सम कोड मतलब पाइथागोरस प्रमेय से ये हेल्प करेगा हमारा किसमें, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, मतलब मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट की जो वैल्यू होगी इसकी हेल्प से हम लोग निकाल लिए कि ये क्या हो गई, अंडर रूट ऑफ 2 LR हो गई। इसे थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई भी कर दिया है। एंड देखो हम किसकी वैल्यू निकालनी थी, मॉड ऑफ डीजेड की वैल्यू निकालनी थी ना। तो मॉड ऑफ डीजेड की वैल्यू हम लोगों ने कैसे फाइंड की, कोई भी एक हमारा जो स्क्वायर है वो चार साइड से मिलकर बन रहा है, मैं बार बार बोल रही हूँ, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि मॉड ऑफ डीजेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4LR के हो जाएगा, है ना। तो बस हमारे पास में दोनों की वैल्यू मतलब तीनों की वैल्यू हमको फाइंड हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, सो नाउ बिकम इक्वेशन नंबर थर्ड, हम इक्वेशन नंबर थर्ड में आते हैं और इसमें इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो पहले की वैल्यू क्या हमारे मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2LR मैंने लिख दिया, एंड इसकी वैल्यू मॉड ऑफ बीटा जेड की वैल्यू कितनी हुई हमारी, एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन। तो हमारा जो ये साइन था लेस देन और इक्वल टू, ये साइन हमारा चेंज होकर क्या हो जाएगा, सिर्फ लेस देन का होगा, क्योंकि ये मॉड ऑफ ईटा जेड की जो वैल्यू है वो भी तो लेस देन है ना, इक्वल तो नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे इक्वल का साइन हट गया और यहाँ पे क्या आ गया, सिर्फ लेस देन का साइन आ गया। एंड यहाँ पे कर दिया एप्सिलॉन और फिर मॉड ऑफ डी जेड की वैल्यू भी लिख दिया, 4LR हमने जैसे फाइंड किया, बस इसे थोड़ा सा मैंने रीअरेंज कर दिया एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अगर आपने इतना समझ लिया ना, आधे से ज्यादा पोर्शन आप लोगों ने कवर कर लिया। अब देखते हैं हम लोग पार्शियल वाले, पार्शियल में कुछ भी नहीं करना है, बस जैसे ही कंप्लीट का किया था उसमें थोड़ा बहुत करेंगे। तो in case of partial square length is not greater than 4LR dash plus delta R, मतलब क्या बोला है कि पार्शियल स्क्वायर्स के केस में जो हमारी लेंथ है ना वो किससे बड़ी नहीं हो सकती, वो नहीं बड़ी हो सकती है 4LR डैश प्लस डेल्टा R से। देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया था ना ऊपर, उसका थोड़ा सा जूम करके बनाया कि से होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्व्ड पाथ हो जाएगा और ये कंप्लीट स्क्वायर थे। तो देखो इसको थोड़ा और मैं जूम करके बनाती हूँ आपको, जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। मैं कौन सा ले रही हूँ, पार्शियल वाला कंसीडर कर रही हूँ ना। तो पार्शियल वाले के लिए जैसे ये बन गया, ये बन गया पार्शियल स्क्वायर वाला बना, पार्शियल स्क्वायर बना, और ये क्या नाम दे दिया, ए नाम दे दिया इसको, बी सी, एंड ये क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, अब इसके बीच की जो लेंथ है ना ये क्या दे दिया मैंने नाम, LR डैश, एंड ये भी क्या हो गई, LR डैश, और ये क्या हो गई, LR डैश। ठीक है, देखो इतना हुआ, इतना होने के बाद अब अगर मैं यहाँ से ए से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दूं यहाँ पे, जहाँ पे LR लिखा है इतने तक की, तो ये जो हमारा बन जाएगा ना, ये क्या बन जाएगा, पार्शियल था, पार्शियल से क्या बन गया, कंप्लीट बन गया। तो कंप्लीट के लिए हम लोग को पता है कि उसके डिजिट की वैल्यू कितनी होती है, 4LR, ये डैश हो जाएगा, प्लस ये हमने ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना इसको मैंने नाम दे दिया क्या, ये दे दिया डेल्टा R। किसी भी मतलब पार्शियल स्क्वायर्स की जो लेंथ होगी वो इससे बड़ी तो नहीं हो सकती ना, अब इससे ज्यादा इसमें क्या ऐड होगा, कुछ भी नहीं ना। तो वही चीज इसमें आगे बोला हुआ है और लिखा भी हुआ है, देखो कि जहाँ पे LR डैश जो है मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ DR, एंड डेल्टा R लेंथ ऑफ कर्व्ड पाथ DR। ठीक है, अब देखो ध्यान करिए इक्वेशन नंबर थर्ड, तो इक्वेशन नंबर थर्ड यही था ना हमारा, बस इसमें कंप्लीट के लिए लिया था, तो यहाँ पे क्या था CR, और हम लोग किसके लिए ले रहे हैं, पार्शियल के लिए, तो बस हमने चेंज कर देना है, DR लिख देना है यहाँ पे, तो बस DR चेंज कर दिया एंड एज इट इज वही इक्वेशन हम लोगों ने कर दिया लाइक इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करते हैं, इन तीनों की वैल्यूज को रखते हैं। तो इसकी वैल्यू मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट की वैल्यू हमने फाइंड की थी इक्वेशन नंबर थर्ड, मतलब जब लाया था हमने, तो ये था कितना था, अंडर रूट ऑफ 2LR था, क्योंकि उसमें हमने एज की जो लेंथ ली थी वो LR ली थी, इसमें क्या ले रहे हैं, LR डैश ले रहे हैं, तो इतना लिख दिया। एंड हम लोग को ये पता ही है कि मॉड ऑफ ईटा जेड की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारी, लेस देन एप्सिलॉन, जो हमारी लेस देन एप्सिलॉन है उसे लिख दिया, इक्वल का जो साइन था वो भी हट गया हमारा, और इसमें ये बोला ही हुआ है कि मॉड ऑफ ईटा डीजेड की जो वैल्यू है इट इज नॉट ग्रेटर देन 4LR डैश प्लस डेल्टा। तो ये लिख दिया, तो हमें ये क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर 5 मिल गया। अब देखो आप लोग, हम लोगों ने अभी तक क्या किया है, मॉड्यूलस में हमने किया है ना, इक्वेशन सेकंड दिखा दूं आपको, इक्वेशन नंबर सेकंड क्या बोल रही थी हमारी,
इक्वेशन नंबर जो सेकंड थी हमारी, वो क्या थी, ये थी कि इंटीग्रेशन ओवर सी पार्शियल का सम, और ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट का सम प्लस पार्शियल का सम इंटीग्रेशन के राउंड। तो हम लोगों ने अभी क्या फाइंड किया है, इसके मॉड्यूलस की वैल्यू और इसके मॉड्यूलस की वैल्यू हमने फाइंड किया है ना। इस वाली इक्वेशन में मॉड्यूलस तो है नहीं, तो हम इसका यूज तो नहीं कर सकते कहीं भी। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इक्वेशन नंबर 2 का मॉड्यूलस लेंगे, फिर इनइक्वालिटी को लगाएंगे और फिर उसके बाद सेपरेट करके उसकी वैल्यूज को पुट करेंगे इसमें। इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 से देखिए, वही आगे किया है कि टेकिंग मॉड्यूलस ऑफ इक्वेशन 2 एंड पुट इक्वेशन 4 एंड 5 इन इक्वेशन नंबर 2। तो जब मैंने मॉड्यूलस लिया, फिर सेपरेट कर दिया, तो इनइक्वालिटी को फॉलो किया इसमें, तो लेस देन का साइन, लेस देन और इक्वल टू का साइन हो गया और ये सेपरेट हो गया। तो अब देखो हमने क्या फाइंड किया था, इक्वेशन नंबर 4 में ये कंप्लीट के राउंड निकाला था और ये पार्शियल के राउंड इक्वेशन नंबर 5 में निकाला था। तो अब इन दोनों की वैल्यूज को इसको वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से और इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5 से मैंने क्या किया, सिर्फ पुट कर दिया। ये ऑलरेडी लेस देन है ना, तो इसमें इक्वल का साइन हट जाएगा, इक्वल नहीं होगा, सिर्फ लेस देन ही होगा। इसकी वजह से यहाँ पे लेस देन आया और इसकी वैल्यूज को मैंने रख दिया। अब देखो जो हमारा सेकेंड वाली टर्म है ना, इसमें क्या है, 4 LR प्लस डेल्टा आर है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, तो ये जो हमारी दो टर्म थी ये हमारी कंक्लूड होकर 3 टर्म में हो गई। अब देखो इक्वेशन ये जो हमारी आई ना, इसमें फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में कुछ तो कॉमन है ना। क्या कॉमन है, वो 4√2 एप्सिलॉन कॉमन है, हमारा बचा क्या, LR का स्क्वायर बचा और LR डैश का स्क्वायर बचा, इसे हमने एक अलग ब्रैकेट में लिख दिया। एंड इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू है थर्ड वाली टर्म में, ये क्या है, एप्सिलॉन √2, तो इसे सम के बाहर लिख दिया। एंड दिस, तो हमारा ये जो सम के अंदर ये जो बचा हुआ ब्रैकेट में ये क्या है, लेंथ का सम है ना। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं किसी किसी भी कांस्टेंट से। जैसे इसे रिप्लेस कर दिया ए कांस्टेंट से और इसे रिप्लेस कर दिया बी से। तो हमने इसकी जगह पे लिख दिया ए एंड इसकी जगह पे लिख दिया हमने बी, जिसे मैंने आगे लिखा भी हुआ है, वेयर ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस। इतना करने के बाद में भी इसमें क्या आ रहा है, एप्सिलॉन दोनों में कॉमन है, एप्सिलॉन को हमने क्या लिया, कॉमन कर लिया एंड इस वाली वैल्यू को लिख दिया हमने ब्रैकेट में अलग से। देखो अब देखो हम लोग क्या जानते हैं कि एप्सिलॉन क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू, बट स्मॉल पॉजिटिव है ना। तो उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, एप्सिलॉन को हम लोग ऐसा बना रहे हैं कि इसे टेंस करा रहे हैं, जीरो के पास लेके जा रही है, ऑलरेडी हमारी छोटी वैल्यू थी, इसे और जीरो के करीब लेके जा रहे हैं, एस आर एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी। तो जो हमारी इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो तो एप्सिलॉन से भी लेस देन है ना, तो क्या वो जीरो के भी लेस देन, जीरो के लेस देन तो नहीं हो सकती। तो ये वैल्यू हमारी जो होगी, तो ये क्या हो जाएगी, इक्वल टू जीरो के हम लोग लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद में हमने क्या किया कि इसका मॉड्यूलस को हटा दिया और लिख दिया सिर्फ कि इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड डी जेड की वैल्यू है वो इज इक्वल टू जीरो। यही हमको प्रूफ करना था, यही हमारा क्या था, गॉसिप थ्योरम। आई होप कि समझ में आ गया हो आप लोग को। मैम हो गया, हेलो यस हो गया, हेलो बोलो भाई सब लोग। आ गया है अच्छे से। नंबर बहुत अच्छा बोली दिव्या। वही तो, बहुत 1 नंबर था सच में, बहुत बढ़िया दिव्या, बहुत